क्रॉस कचहरी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आज 1 मार्च है, मंगलवार का दिन है। यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, जो कि ये यूक्रेन की सीमा के अंदर वॉर चल रही है। इसमें कल मैंने यूएस को क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या बेनिफिट हो सकता है, या यूक्रेन को क्यों वो उकसाया यूएस ताकि उसके कुछ इंटरेस्ट को पूरा हो, इस पे बात मैंने किया था। आज मैं रूस पे बात करने जा रहा हूँ कि आखिर रूस इस अलायंस अल्फाज के बाद भी क्यों इतना बड़ा कदम उठा पाया, जबकि जो बाइडेन साफ कह चुके थे कि हम ऐसा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे कि रशिया इसे याद करेगा, जिसको आज तक किसी इतिहास में किसी ने नहीं देखा है ना सुना होगा। और इस पे जो बाइडेन कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। उनके मातहत जो आने वाले जो यूरोपियन देश हैं वो एक पर एक कर सैंक्शन लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की सैंक्शन लगा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, इकोनॉमिक के स्विफ्ट पे हो, चाहे वो जाके टेक्नोलॉजी पे हो, स्पेस टेक्नोलॉजी पे हो, टेलीकम्युनिकेशंस पे हो, और भी दीर्घ जगह पर जिन खेलों में उसका बहिष्कार करने पर, चाहे से फीफा ने कहा क्या कि रूस को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके झंडे और एंथम को नहीं किया जाएगा, और वो एज ए कंट्री के तौर पे नहीं खेल सकती, वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे फुटबॉल में खेल सकती है। इसी तरह हॉकी, आइस हॉकी और भी दीगर जगह पे उसे बंदिशें की गई। तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये अचानक से हुआ। मुझे नहीं लगता है क्या कि पुतिन इतने कम अकल होंगे या उनकी इंटेलिजेंस इतनी कम सोच वाली होगी कि वो इस चीज़ों का एक्सपेक्टेशन नहीं किया गया। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो दरअसल बात है क्या कि पुतिन कहीं ना कहीं अपने आप को एक ताकत के तौर पे दुनिया में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। वो ताकत के तवाजुन को दिखाना चाह रहे हैं क्या कि अब वो नहीं रहा जो पहले था। दरअसल रूस वेस्ट पर 2-3 तरह से मुनहसर है। एक थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, जो कि अगर देखा जाए तो आज चाइना जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है, वो चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, 5G हो, चाहे वो अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी हो, वो एक सब्स्टिट्यूट है जो कि एक थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स टेक्नोलॉजी मतलब आपको मिलती रहेगा। और रशिया की कुछ टेक्नोलॉजी स्पेस और एवियोनिक्स में वो खुद ही एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो वहीं एक रशिया के बिजनेसमैन, जिसे वेस्टर्न मीडिया ओलिगार्च कहती है, क्योंकि उनके अनुसार रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ओलिगार्ची, और ये लोग मिलकर मतलब स्टेट चला रहे हैं, तो इसलिए ओलिगार्च कहा जाता है। तो रशियन बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है, जो कि मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज के कारण धनी बने हुए हैं, वो यूरोप में इन्वेस्ट है, जिसको एक सीज किया जा सकता है या होल्ड किया जा सकता है, जिस पे यूरोप के कई देश एक्ट भी कर रहे हैं। कई उस्मान अबाव हो, चाहे रोमान अब्रामिच हो, चाहे वो और भी दीगर जो उसके जो ओलिगार्च हैं, उनकी एसेट्स पे बंदिशें लगनी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा ऑयल है। तब आते हैं कि यूरोप इसको कहाँ कहाँ तक मदद कर सकेगा या कहाँ कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकेगा। तो पहली बात है ऑयल पे जब स्विफ्ट पे जब बंदिश हुई तो उन कंपनियों पे, उन बैंकों पे बंदिश नहीं लगी जो कि ऑयल मनी ट्रांजैक्शन कर रहे थे। कनाडा ने ऑयल के बारे में कहा कि वो रशिया से नहीं खरीदेगा, लेकिन वो एक छोटा अमाउंट $265 मिलियन, जो कि एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कहलाता है, वो खरीदता है। और इसके पास खुद ही कनाडा के पास एक सरप्लस है, वो कुछ हद तक यूएस को भी देता है। और ओवरऑल अगर नेट देखा जाए तो कनाडा के पास सरप्लस है, और भी इसके पास जो रिसोर्सेज है जिसको वो आराम से निकाल सकता है, जो कि यूरोप के पास परिस्थिति नहीं है। यूरोप के पास एक नॉर्वे के पास है, या वो मिडल ईस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मिडल ईस्ट कहीं ना कहीं दूर है और रशिया नज़दीक है, और वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू गैस और ऑयल का जो कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस पर डिपेंडेंट है। इस कारण जैसा हम लोग जान रहे हैं कि रशिया के अलग अलग तरह एनर्जी, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो जाके गैस हो, इस पर लगभग 40 से लेके 25% तक डिपेंडेंट करता है। कुछ कुछ देश तो 100% डिपेंडेंट करते हैं। और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि दूसरी जगह पे जो ओपेक प्लस के जो देश हैं, उन्होंने कहा क्या कि वो रशिया के साथ जो उनका समझौता उस पर से कायम है। मतलब क्या कि वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आपको
में मुश्किल ही नहीं, लगभग नाकामी मिलेगी। क्योंकि अगर आप डाइवर्ट भी करते हैं तो भी एक उसके लिए एक प्रोसेस होता है और उसके लिए आपको संसाधन उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं तो आपके पास संसाधन तो पहले से ही एक डिस्ट्रेन है, जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन हो रही है। और दूसरी बात है, इस ऑयल एक तरह से बेनिफिट है रूस के लिए। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के मार्केट बंद भी जो हैं, तो जैसे कुछ दिन पहले जब पुतिन चाइना में गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डील किया था। उसके अलावा ऐसी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी रशिया से गैस डील कर रहे हैं, जबकि वो गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के बहुत नज़दीक हैं। चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे कतर भी हो, तो बहुत नज़दीक है। लेकिन वो रशिया से ख़रीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चाह रहा है क्या कि उसकी जो कुछ अगर डिमांड कम हो तो इधर उधर से सेटल हो जाए। और वो जो की देश है उनके लिए तो पूरे यूरोप के मार्केट खुले हुए हैं और रशिया के कुछ प्रोडक्शन कम होंगे, उधर बढ़ाएंगे नहीं, तो मतलब कि ऑयल और गैस के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। जो कि रशिया के जो नेट अगर अभी 100 मिलियन बैरल बेच रहा है तो 80 मिलियन बैरल में ही वो उस कमी को पूरा कर ले, और इधर 20 मिलियन जो घटा उधर 20 मिलियन बढ़ा नहीं रहा है। तो मतलब मिडल ईस्ट और जो अलग ओपेक प्लस के जो देश है वो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाए, जो उनको बेनिफिट होगा। और जहाँ तक बात है क्या कि इन्वेस्टमेंट का, तो रशिया के अनुसार ये एक फिक्स्ड है क्या कि कभी ना कभी इस तरह से गेम होगा। तो आज ही वो अपने इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। वो चाह रहा है क्या कि उसके जो ओलिगार्च हैं और लोग जो हैं वो यूरोप से बाहर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको यूरोप को वेटेज मिलता है और इसके जो एक एलाई जो बन रहे हैं इससे उनको भी बेनिफिट होगा। क्योंकि जब वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो यूरोप की जो डोमिनेंसी है हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं कम हो, और आज उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज दुनिया पहले की तरह नहीं है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बड़े चीज़ों के लिए आपको यूरोप या यूएस या अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा था, कनाडा की तरफ देखना पड़ रहा था। आज गल्फ़ में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे दुबई में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत बड़े स्तर पर की जा सकती है और आपको वही लाइफ स्टाइल मिल सकता है। सऊदी अरेबिया ने भी अपने ओवरऑल नेशंस में कुछ चीज़ें बंदिशें कम की है, जिसके कारण कम से कम रूस का जो एक बड़ा तबका जो मुस्लिम है वो आराम से रह सकता है, और जो वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटीज़ हैं जो वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। उसके अलावा चीन के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शंस है, चीन में भी इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। चीन में भी एक आपको इनफ रिसोर्सेस हैं, लाइफ स्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और बहुत बड़ा बाज़ार भी है। दूसरी बात है कि जैसा माना जाता है कि 2014 में जब क्रीमिया के वॉर के बाद रूस पे सैंक्शन लगा था तो उस समय रूस कई चीज़ों में उस तरह से डिपेंडेंट था यूरोप पर और यूएस और कनाडा पे। लेकिन जब सैंक्शंस लगा तो चाहे फूड पर हो चाहे वो डेयरी पे हो, इन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं अपने से प्रोड्यूस करने लगा और सरप्लस करने लगा, और भी कई तरह की चीज़ों पे जो बंदिश लगी थी उसे सरप्लस कर लिया। इसी तरह जब टर्की और इसका जब 2016 में जब एक दूसरे पे जो बंदिशें लगाया था तो टर्की के टमाटर पे बहुत हद तक रशिया डिपेंडेंट था। लेकिन ये जब बंदिशें लगी तो टर्की से जब टमाटो और कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने कम हुए तो रशिया ने इस चीज़ों को भी फुलफिल कर लिया, क्योंकि उसके वास्ट ऑफ एरिया है जिससे इन चीज़ों का। और टेक्नोलॉजिकल का जैसे मैंने बताया क्या कि कहीं ना कहीं आज चीन इस स्थिति में है जो जिसका रशिया से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, जिसको पुतिन ने बीजिंग में कहा क्या कि ये बेस्ट फेज में है, तो उससे फुलफिल हो सकता है और रशिया अपनी टेक्नोलॉजीज़ को खुद भी इन्वेस्टमेंट कर आगे बढ़ा सकता है। और उसके बड़ी बात है क्या कि जो इस टसल में आपको जो वेस्ट की जो हेजेमनी जो दिख रही थी, जो चैलेंज नहीं हो रही थी, उसे चैलेंज कर दुनिया को बताने की बात हो रही है कि ऐसा नहीं है कि वेस्ट अगर कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहे किसी देश को तो ख़त्म हो जाएगा, उसका एक अल्टरनेटिव है। तो और रशिया और चीन मिलकर एक पेमेंट सिस्टम्स भी बनाना चाह रहे हैं जो कि डिजिटल होगा। अगर ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम अगर वो अप्लाई कर लेंगे तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू, चाहे जैसे अफ़गानिस्तान में चल रहा है या उसके पहले जो इराक़ में जो इकोनॉमिक सैंक्शन सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ लगाया था, जिसमें लाखों बच्चे और बूढ़े मर्द जवान सारे लोग बेसिक चीज़ों के कारण मर गए थे, क्योंकि इराक़ के पास से पार पाने का कोई नहीं था। बेसिक मेडिसिन्स और बेसिक चीज़ों के लिए मर गए थे।
उसके बाद 2003 का तो WMD का फॉल्स एक्यूजन के बाद जो इराक को बर्बाद किया गया, जिसमें फिर मिलियंस मरे, वो एक अलग एपिसोड है। लेकिन उसके पहले चाहे वेनेजुएला आखिर इस स्थिति में क्यों है, क्यों नहीं वो अपने ऑयल को बेच पा रहा है, जबकि ऑयल उसके पास बहुत सारे हैं, क्योंकि उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस है। तो इसी कारण बहुत सारे देश US और वेस्ट के जो इकोनॉमिक सैंक्शन से डरते थे। लेकिन अगर रशिया इस चीज़ों को कहीं ना कहीं कर लिया तो इसके पास एक जो बहुत बड़े जो एलाई जो हैं या आ जाएंगे, तो ये एक बड़ी चीज़ है। और एक और बड़ी बात है कि जैसा हम लोग जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गल्फ़ के कंट्रीज़ का जो कि एक रिच माना जाता है, जिसके पास माना जाता है कि बहुत सारे मनी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आर्म्स खरीद सकते हैं, और रशिया कहीं ना कहीं आर्म्स के एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत बड़ा बाज़ार है। तो और हम लोग देख रहे हैं कि चाहे सऊदी हो, चाहे UAE हो, चाहे कतर हो, इन्होंने अपने बहुत सारे ख़रीदारी किया है। और ये आजकल चाइना और रशिया के साथ भी जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई कि चाइना सऊदी अरब को मिसाइल और दीगर टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि UAE चाइना से कुछ प्लेन्स खरीद रहा है। उसके पहले जो राफेल्स की डील हुई वो एक अलग बात है। तो अगर ये जो वॉर में जो कुछ टेस्टेड होता, कहा जाता है कि उस आर्म्स की जो ज़्यादा डिमांड होती है जहाँ पर कि आपको टेस्ट किया हुआ, वॉर टेस्टेड, जैसे बैरक्टर का जो टर्की का ड्रोन जो बहुत पॉपुलर हुआ, वो क्यों हुआ? दुनिया की बहुत सारे देश खरीद रहे हैं। यूक्रेन में भी उसका इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन की फोर्स ने उसे रशिया के कुछ मिलिट्री टैंकों और गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इसे टेस्टेड वेपन माना जाता है। उसने सीरिया में किया, लीबिया में किया, इवन कि माना जा रहा है क्या कि इथोपिया जंग में उसका इस्तेमाल हुआ। अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में तो कहा जाता है कि ये TB2 जो बैरक्टर ड्रोन था उसने जंग के तवाजुन को ही बदल दिया और आर्मीनिया के फेवर में कर दिया, जिस पे 300 साल से जो आर्मीनिया कब्जा था, जिसको यूरोपीय देश कहीं ना कहीं एक मदद कर रहे थे, अनजान बनकर मदद कर रहे थे कि अब तुम कब्जा करे रहो, हम चुप हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। जब अजरबैजान ने जब जंग की तो भी कहीं ना कहीं फ्रांस और बाकी जो OSCE के जो देश थे वो हल्का सा प्रो आर्मीनिया थे, जबकि आर्मीनिया वायलेशंस कर रहा था सॉवरेनिटीज़ का और उसके जो अज़ाइम सही नहीं थे। उसने लाखों नहीं मिलियंस अजरबैजानी को उसके टेरिटरी से हटा दिया था, फिर भी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक अलायंस के भी जो एक्सपेक्ट हैं वो बदलते हुए दिख रहे हैं आपको। अगर ये जो और फिर उसके बाद हम जान रहे हैं क्या कि जब खशोगी के बाद जब सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस थे, जब मोहम्मद बिन सलमान एक तरह से अनटचेबल माने जा रहे थे, तो वो जो G20 की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पुतिन और जो सलमान का हाई फाइव जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके पहले से ही माना जा रहा है क्या कि जो OPEC प्लस का निर्माण हुआ था, जो 2016 में जब किंग सलमान जब मॉस्को में गए थे तो उस समय निर्माण हुआ था। उसके पहले 2014 के पहले ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब क्रीमिया पर रूस ने हमला किया तो ऑयल प्राइस अचानक से बहुत कम होता गया। इसके पहले भी वेस्ट ने रूस को, जो तब का USSR कहलाता था, उसको दबाने के लिए ऑयल प्राइस को ही कम किया था। इसी स्ट्रेटजी के तहत क्रीमिया वॉर के बाद ऑयल प्राइस को बहुत कम किया गया, क्योंकि जो एक रशिया का जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का जो चंक है ऑयल और गैस पे डिपेंड करता है। लेकिन OPEC प्लस बनाकर फिर दोनों सेटल करके एक मिनिमम बार पे इस प्राइस को लेके गए, जिससे कि रशिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। इसके अलावा आप ऐसी खबर आ रही है क्या कि रशिया और सऊदी के बीच में भी आर्म्स डील हो सकती है। तो ओवरऑल उसके पास अगर वो बाज़ार खुला तो एक बहुत बड़ा बाज़ार होगा। और एक खबर आ रही है कि जो गल्फ़ US के हाँ पर हाँ करता था, जो कि US की पॉलिसी गल्फ़ की पॉलिसी कहलाती थी, वो अभी UN में एक अलग पॉलिसी ले रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रशिया, चाइना और गल्फ़ के नेशंस का कहीं ना कहीं एक जो इंटरेस्ट है वो भी नज़दीक आ रहा है। और एशिया के जो कुछ ही देश इसके खिलाफ है, अफ्रीका इससे अलूफ है। तो मतलब एक बहुत बड़ा जो बाज़ार है वो इनके पास है,
जो कि एंटी यूएस पॉलिसीज़ या यूएस और वेस्टर्न हेजेमनी का शिकार है, वो लैटिन अमेरिका में भी कई देश हैं, तो इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और जंग जहाँ तक कुछ लोग बोल रहे थे कि 2 दिन 3 दिन होगा, मैं जंग ख़त्म हो जाएगी, मुझे उस समय तो हंसी आ रही थी, क्योंकि जब जंग स्टार्ट हुई थी तो जो एयर स्पेस जो बंद करने की घोषणा पुतिन ने किया था, उन्होंने 3 मार्च तक किया था कि रशिया की टेरिटरी जो एयर स्पेस है वो बंद है। मतलब कि उनका जो मिनिमम टारगेट था कि वो भी 3 था मिनिमम जो दुनिया। लेकिन कोई भी जो वॉर जो जंग होती है तो उसमें जो आप एक्सपेक्टेड से भी कम करते हैं ताकि उसको फिर आप बढ़ा पाए। तो अगर उसको जो 3 का टारगेट भी लिया है तो 3 मार्च तक था, वो आगे कितना जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम तो माना जा सकता है कि 3 तक उनका टारगेट था, जिसमें वो कहीं का हद तक वो नज़दीक जाते जा रहे हैं। उसके बाद ये जैसे जैसे जंग ज़्यादा बढ़ेगी, तो अगर स्विफ्ट वॉर होता तो आपको बहुत ज़्यादा वायलेंस करना पड़ता है, और जो एक जो डिफरेंस जो हो रहा है, वो जो पोलराइजेशन हो रहा है, वो उस तरह से ज़्यादा नहीं हो पाता। तो अगर आप जब थोड़ा सा लॉन्ग वॉर ले जाते हो तो आप सिविलियन कैजुअलिटी भी कम करते हो, जिससे आपके खिलाफ अनरेस्ट कम हो। और दूसरी बात है क्या कि जो आपके ओपोजिशंस खेमा को पूरा मौका मिलता है कि आप इस चीज़ों को डिवाइड करें, जो कि रूस का एक कहीं ना कहीं एक मकसद भी होगा कि जो दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुकी है वो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो। और ऐसा कई बार चाहे पुतिन हो, चाहे एर्डोगान हो, चाहे दुनिया के जो दीगर लोग हैं, वो अब मानते हैं क्या कि दुनिया मल्टीपोलर है और होनी चाहिए, एक यूनिपोलर से दुनिया को परेशानी हो रही है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो उनका एम्बिशंस हैं, इससे बेनिफिट हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। एयर स्पेस की बंदिश एक बहुत बड़ी बंदिश मानी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज का जो डेट है उसमें रशिया को एयर स्पेस की बंदिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जो पूरा चंक जो है वो उसके लिए ख़त्म हो गया। अब उसे यूरोप की तरफ सोचना ही नहीं, अब उसे एशिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की तरफ जाना, तो जिसके लिए उसे यूरोप की स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर यूरोप को चाहे वो जापान जाना हो, कोरिया जाना हो, चाहे यूएस और कनाडा जाना हो, तो आज तक खासकर जो ईस्टर्न यूरोप है वो रशियन एयर स्पेस का इस्तेमाल करते थे। इवन कि ब्रिटिश को भी जो पैसिफिक साइड के नेशंस सिटीज़ को जाने के लिए रशियन एयर स्पेस इस्तेमाल करते थे। तो आपके जो रशियन और रशिया बहुत बड़ी टेरिटरी है, जिसको बाईपास करना भी एक बहुत बड़ा एक्सकर्शन है। और माना जाता है कि 1 घंटे का जो प्लेन का जो होता है कि वो लगभग 10,000 से लेकर 30,000 तक का जो आपका जो डॉलर है वो फ्यूल बढ़ता है, प्लस जाके टाइम ट्रेवल बढ़ता है। तो ये भी एक मतलब क्या कि ये ऐसा जो कयास लगाया जा रहा है कि जहाँ तक यूरोप के नेशंस को इसका ज़्यादा असर करेगा, और ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो जापान और कोरिया, चाहे इवन के जो कुछ जो ईस्टर्न यूरोप है, इंडिया और थाईलैंड या बाकी दीगर देशों के जाने के लिए भी रशियन स्पेस को ही इस्तेमाल करते थे। तो ओवरऑल जो मेरे अनुसार जो होता है कि पुतिन का कैलकुलेटिव मूव था, और दूसरी तरफ अमेरिका का भी कैलकुलेटिव मूव था, जो कि अभी तक दोनों अपने अपने थॉट्स पे, इमेजिनेशंस पे या प्री एजम्पशन पे कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है क्या कि ये अभी शुरुआती दौर है, ये किस और टर्न लेगा, ये बड़े वॉर की तरफ जाएगा या रशिया इसमें कामयाब होता है, चाहे यूएस इसमें कामयाब होता है, ये एक भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी तक जहाँ तक शुरुआती दौर है, इसको कह सकते हैं क्या कि दोनों कहीं ना कहीं हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स जो रखे थे वो उस पर कामयाब होते दिख रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।